वेलकम टू विजडम क्लासेस। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। तो समय और शिक्षा का सही उपयोग करते रहिए और एक दिन आप सफल ज़रूर बनेंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसके बारे में आपको जानना भी चाहिए। जैसे आजकल ईडी की बहुत चर्चा हो रही है और जैसे हर एक नेता है, बड़ा नेता कोई है या व्यापारी है या कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये सब ईडी से डरे हुए रहते हैं कि कहीं इन पर ईडी की नज़र ना पड़ जाए, ये सरकार इन्हें मतलब ईडी का कहीं इनके घर पे छापा ना पड़ जाए या सरकार कोई ऐसी कार्रवाई ना करे ईडी के माध्यम से। तो इन सब चीज़ों से डरे रहते हैं। आखिर डरते क्यों हैं लोग ईडी से और इसे सरकार का एक हथियार क्यों कहा जाता है, ये जानने के लिए आपको आज हम इस टॉपिक के साथ जुड़े रहना होगा। और सबसे पहले हम इसे एक साधारण तरीके से समझते हैं। ईडी है क्या? ईडी, जिसे हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं या फिर हिंदी में कहें तो प्रवर्तन निदेशालय, जो कि एक बहुत चर्चा का विषय रहता है। अब पहले ये देखते हैं कि चर्चा में है क्यों। वैसे तो आपने बार बार सुना होगा, लेकिन कुछ चीज़ों से पता लगेगा। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, कुछ न्यूज़ मैंने लगाई हैं साथ में, जिससे आपको उनके बारे में समझ में भी आएगा कि ईडी का काम क्या है। जैसे ये दिख रहा है कि सेक्टर 8 में कारोबारी के घर पे ईडी का छापा, संपत्ति का ब्यौरा लिया, यानी कि ईडी संपत्ति का ब्यौरा लेता है। और तमिलनाडु के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने फिर की छापेमारी, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को देखता है। अब ईडी का छापा काले धन की तलाश में आधी रात तक खंगाली चार कोठियाँ, यानी कि काले धन की तलाश करती है ईडी। खनन कारोबारियों के घरों पर ईडी का छापा, कहा था मैंने, कारोबारियों के लिए डर रहता है इनसे ईडी का। और ऐसे ही आईएएस रानूसा, अब इससे ये भी समझ सकते हैं आईएएस वगैरह पे भी छापेमारी हो सकती है ईडी की तरफ से। अब ये कुछ आपको दिखेगा कि यहाँ पर दिख रहा होगा तमिलनाडु के जो मंत्री हैं 8 घंटे पूछताछ हुई उनसे, यानी कि पूछताछ भी कर सकती है ईडी। कांग्रेस के नेता आईएएस अधिकारी के परिसरों पर ईडी का छापा, विपक्षी नेताओं की बात आ जा रही है यहाँ पर। फिर ये आता है नीचे, ईडी ने छापा मारा विधायकों के परिसरों पे। इसका मतलब ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके यहाँ भी छापेमारी हो सकती है। अब इसके साथ साथ 4 कार, गहने और नकदी जब्त की। इसका मतलब ये है कि संपत्ति को जब्त कर सकती है ईडी। तो ये चीज़ें आपको कुछ समझ में आ रही होंगी। अब ये यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही होगी कि प्रयागराज में माफिया के मददगारों के कई ठिकानों पर छापेमारी की, इससे जानकारी जुटाई। रात तक चली छापेमारी और संपत्तियों का बारे में जानकारी ली। इसका मतलब माफियाओं की संपत्तियों की जानकारी लेती है। अब ये पूछताछ, जांच, संपत्ति की जब्ती, माफियाओं की संपत्ति की जांच, ये सब काम ईडी के हैं, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये एक यहाँ पर एक चीज़ और समझ में आ रही होगी कि ये एक बहुत बढ़िया जो खबर है, इससे आपको समझ में आएगी जो भी चर्चा में है। ये देखिए, पार्लियामेंट में चुप रहे, नहीं तो ईडी का छापा पड़ जाएगा, जब संसद में बोली मीनाक्षी लेखी। यानी कि संसद में विधेयक पर जब चर्चा हो रही तो मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं ये बीजेपी की। तो इन्होंने क्या कहा, विपक्ष को चेतावनी दी कि वे चुप्पी बनाए रखें, अन्यथा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी आपके घरों तक पहुंच सकता है। लेखी के बयान से विपक्ष में काफ़ी नाराज़गी। इसका मतलब यह है, ये सरकार की खुलेआम धमकी। तो इसका मतलब ये है कि क्या ईडी क्या सरकार के कब्जे में है? क्या ईडी सरकार के अनुसार काम करती है? आज मैं इन चीज़ों को बताऊंगा, बाकी आप बाद में एक जज की तरह भूमिका निभाकर डिसाइड करिएगा कि क्या है और किस तरीके से ईडी सरकार का हथियार है कि नहीं है। इसमें कुछ और चीज़ें देख लीजिए जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ये देखिए, ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लंबी पूछताछ की। संजय राउत भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच के दायरे में। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन, फारूक अब्दुल्ला, सब मनी लॉन्ड्रिंग का ज़्यादा जिक्र आ रहा है। ऐसे अरविंद केजरीवाल का बयान कि ईडी का विरोधी पार्टियों को तोड़ने और डराने के लिए हो रहा है इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ में कारोबारियों के घर तड़के दस्तक दी। तो ऐसे पवन मुंजाल की बात हो रही है यहाँ पर, जिनके घर पड़ा ईडी का छापा। और इससे देखिए आपको दिख रहा है कि 40 देशों में अपनी कंपनी फैला चुके हैं। तो इतने बड़े कारोबारी भी, तो ये विपक्षी दलों पर और सब पे कार्रवाई हो रही है। तो ये आखिर किस तरीके से काम करती है ईडी, अब आप समझिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट
अब ये सबसे बड़ा इन शब्दों में ही सब कुछ है। इंडिया की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है ये। तो ये इकोनॉमिक चीज़ों को देखते हैं, इकोनॉमिक क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना इसका काम है। इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, इन्वेस्टिगेट करने का काम करती है। और इसे अगर पिछले केसेस के बारे में देखें तो इसने कुछ केसेस की जांच की थी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। 2G स्कैम, येस बैंक स्कैम, मुंबई एयरपोर्ट डेवलपमेंट स्कैम। इसका मतलब इन सब में क्या हुआ होगा, इकोनॉमिकली कुछ ऐसे क्राइम्स हुए होंगे, यानी कि जिनकी जांच करना के लिए ईडी को जिम्मेदारी दी गई होगी। तो अभी आगे समझते रहिए, आगे बहुत कुछ मिलेगा आपको, जुड़े रहिए यहाँ से। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, 1 मई 1956। गवर्निंग बॉडी कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। पेरेंटल एजेंसी कौन से, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये काम करती है। और इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर कौन है इस टाइम, संजय कुमार मिश्रा हैं। और रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन हुए अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो निर्मला सीतारमन। और इसी के साथ साथ इसका जनरल नेचर काम क्या है, फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट। अब किन लॉज को, संघीय कानून को तो इन्फोर्स करती है, लेकिन ये कौन से कानून हैं जिनके लिए इसकी जिम्मेदारी दी गई है, वो आगे देखते हैं। अगर पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो किस तरीके से बनी, तो सबसे पहले फेरा 1947 के तहत फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन को कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में एक बॉडी इन्फोर्समेंट यूनिट का गठन हुआ था। यानी कि शुरू में एक इसके मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में थी, और उस समय इसका नाम क्या था, इन्फोर्समेंट यूनिट। और इसके बाद में 1956 के बाद में इसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर कर दिया गया, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रहा, और ईडी कर दिया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया इसको। तो इस तरीके से समझ में आएगा आपके। तो अब ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, फेरा की बात करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। ऐसे वैसे तो आपने 1973 के नाम से पढ़ा होगा, जिन्होंने अगर इसकी जानकारी है तो। और बाद में आपको पता होगा यही फेमा में कन्वर्ट हो गया था, इसकी जगह फेमा आ गया था, फेमा ने इसकी जगह ले ली थी। और फेमा क्या था वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, और वो 1999 में आया था। तो इस तरीके से ये कुछ वैसी जानकारी हो गई, लेकिन अगर हम सही तरीके से सीखें तो हम इसको टेक्निकल शब्दों में सीखते हैं, और जनरल चीज़ें भी आपको समझ में आती रहेंगी। अब सही तरीके से कहा जाए तो इसका मेन काम 4 प्रमुख कानून है, जो अब ये दिख रहे हैं नीचे, चारों कानून जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, फेमा, PMLA, FEOA और कोफेपोसा। अब ये हैं क्या, इनके बारे में ही जब तक इनको सही से नहीं समझ लेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। लेकिन इन सब कानूनों को ही, ये केवल ये 4 मेन कानून हैं, इन्हीं को इन्फोर्स करना है। ये नहीं कि हर चीज़ में वो करेगी। अब इन्हीं के तहत क्या क्या चीज़ें करेगी वो देखते हैं। अगर इन 4 कानूनों की बात करें तो यह यूँ कह सकते हैं साधारण भाषा में कि ईडी जो है आर्थिक कानूनों, जो इकोनॉमिक लॉ और रेगुलेशंस होते हैं, कानून और विनियमन, उनको लागू करने का काम है। और जो वित्तीय अपराध यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी अपराध है उनकी जांच करने के साथ ही गैर कानूनी तरीके से जो भी लोग संपत्ति को अर्जित करते हैं ना, उन्हें जब्त करने का काम है। वित्तीय अपराधों की जांच भी करेगी और संपत्तियों को जब्त करने का काम करती है। अब ये सब चीज़ें तो मैंने साधारण भाषा में समझा दी कि आर्थिक कानून, विनियमन और वित्तीय अपराधों की जांच करना, अर्जित संपत्ति को जब्त करना। लेकिन ये सब जब तक इन एक्ट्स को नहीं समझ पाएंगे हम, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो अब सबसे पहले इन एक्ट्स को समझते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि आखिर इसका काम क्या है। अब पहले हम सबसे पहले करते हैं, जानते हैं कौन से एक्ट को। सबसे पहले हम जानते हैं ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA, यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम। आखिर ये है क्या? तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग, तो जब मनी लॉन्ड्रिंग की बात आई है यहाँ पर, मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? मनी लॉन्ड्रिंग को अगर समझेंगे तो हाइडिंग द सोर्स ऑफ मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलीगल सोर्सेज एंड कन्वर्टिंग इट टू ए क्लीन मनी। साधारण समझे शब्दों में कहें तो काले धन को सफ़ेद करना। तो कोई इलीगल सोर्स से हमने कोई धन प्राप्त किया है और उसको हम सफ़ेद धन में कन्वर्ट कर रहे हैं, काले धन को उसको सफ़ेद में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये चीज़ें जो हो गई, ये मनी लॉन्ड्रिंग हुआ। अब मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित इसका जो काम क्या है, इस
एक्ट के तहत, तो वो हमें जानना समझना पड़ेगा। अब साधारण शब्दों में समझाऊं तो आपराधिक तरीके से प्राप्त की गई संपत्ति का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करती है और ऐसी संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच करती है और ऐसे क्रिमिनल्स के खिलाफ मुकदमा चलाती है। यानी कि इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात, पीएमएलए के केसेस जो होते हैं क्रिमिनल केसेस की तरह डील करे जाते हैं, क्रिमिनल केसेस की तरह, लेकिन इस एक्ट के तहत ही इस पे कार्रवाई हो रही है, नहीं कि किसी भी एक्ट, ये जो 4 एक्ट दिए इन्हीं के तहत कार्रवाई करती है केवल। और इन्हीं के तहत मैंने बताया कि जब पीएमएलए की तरफ काम हुआ तो यानी कि वो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित उससे जो है, तो ये संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच करेगी और ऐसे क्रिमिनल्स जो भी इस तरीके से अवैध तरीके से संपत्ति को बना रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलवाएगी और विशेष अदालत द्वारा प्रॉपर्टी की जब्ती की सुनिश्चित करेगी। जो भी विशेष अदालत है पीएमएलए के अंतर्गत उनमें केस चलेगा और प्रॉपर्टी की जब्ती भी की जाएगी। तो ये सब क्या हो रहा है, पीएमएलए के प्रोविजंस को इन्फोर्स करने की जिम्मेदारी दी गई है और उसी के तहत ये चीज़ें होंगी। मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट में जो है काम करेगी, ये प्रोविजंस जो भी दिए हुए हैं इसके अंदर में उनको इन्फोर्स करेगी। तो अब ये हो गया। अब ऐसे ही आया दूसरा, फेमा की बात हो रही है। फेमा अभी ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर फेमा दिख रहा है आपको, ये फेमा किसे कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो मैंने कहा ना फेरा 1973 की जगह फेमा हो गया था, तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन एक्ट। अब ये इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इससे संबंधित ईडी के कार्य को जानने के लिए सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज को समझना पड़ेगा। अब फॉरेन एक्सचेंज है क्या, इसे साधारण शब्दों में समझते हैं। उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को समझते हैं। वर्ल्ड की जो करेंसीज हैं, जो उनका क्रय विक्रय का मार्केट जो है वो क्या कहलाता है, फॉरेन एक्सचेंज बाज़ार। और ये 24 घंटे चलने वाला ओवर द काउंटर कारोबार होता है। आप समझिए इसको, आप एक देश की जो करेंसी है उससे दूसरे देश की करेंसी ले सकते हैं, या यूँ कहें कि कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी देश की करेंसी का मूल्य जो भी होता है वो मार्केट में उसकी डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में विदेशी करेंसी का क्रय विक्रय होता है। जो ये मार्केट है इसमें फॉरेन करेंसी का क्रय विक्रय होता है। और ये फेमा के तहत केवल जो है ऑथोराइज्ड व्यक्ति ही विदेशी मुद्रा को, उन्हें ऑथोराइज्ड व्यक्ति को ही विदेशी मुद्रा को लेन देन की अनुमति दी जाती है। हर कोई नहीं कर सकता, ऑथोराइज्ड व्यक्ति ही कर सकता है। जैसे ऑथोराइज्ड डीलर होते हैं, मनी चेंजर होते हैं, विदेशी बैंक यूनिट होती हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आरबीआई ऑथोराइज करे। तो आप समझ सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है। इस मार्केट में मेन चीज़ हो रही है विदेशी करेंसी के जो है कन्वर्जन वगैरह से संबंधित बात है। अब सही मायने में आप ये समझ गए। अब आप समझिए फेमा के तहत ईडी का काम क्या है। ईडी जो है विदेशी मुद्रा से संबंधित लॉ और रेगुलेशन के संदिग्ध उल्लंघन, जो भी कोई उल्लंघन कर रहा है इसका, जो लोग संदिग्ध हैं इसकी लॉ को उल्लंघन करने वाले, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है। लॉ जो है ये इससे संबंधित उसके उल्लंघन करने वालों को न्याय निर्णित करती है, यानी कि उनके ऊपर केस चलता है। लेकिन ये केस जो होता है वो किस तरीके से चलता है, फेमा के तहत वो केस चलता है एक सिविल केस की तरह, और उन पर फिर पेनाल्टी लगाने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसमें जो है सज़ा नहीं बल्कि पेनाल्टी ही लगाई जाती है, और वो पेनाल्टी 3 गुना तक लगती है। अब तीसरा जो है इससे आया भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, यानी कि जिसको कहते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। तो ये क्या है, 2018 में लाया गया था। ये किसके लाया गया था, ये जो सब भगोड़े अपराधी जिनको कहते हैं ना, देश का पैसा लेके भाग गए, जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या वगैरह की बात आती है ना, तो उनके वजह से आया था। तो इसमें भी ईडी को जिम्मेदारी क्या दी गई थी कि जो ऐसे भगोड़े अपराधी हैं जो गिरफ्तारी से बचते हुए भारत से बाहर भाग गए, उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए तथा उनकी प्रॉपर्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट से अटैच करने का प्रोविज़न इसमें किया गया है। यानी कि उनकी संपत्ति को कुर्क करने की जिम्मेदारी ईडी के पास है, और या तो वो उनकी प्रॉपर्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट से अटैच कर सकती है। ऐसे ही जो ये दिख रहा है कोफेपोसा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम। इसके तहत भी कुछ प्रोविजंस किए गए हैं जिनके तहत ईडी कार्रवाई करती है। तो अब ये सब चीज़ें हो गई।
तो अब ये है आपकी जानकारी के लिए, ये बता दें कि ये जो है 1957 से पहले हमने बताया था कि जो ईडी थी वो क्या थी, इन्फोर्समेंट यूनिट थी, और किसके अंडर में काम करती थी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अधीन। और बाद में क्या हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आ गई, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक विभाग है, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, वो राजस्व विभाग फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब हम क्या कह सकते हैं, अब समझने की बात है कि ईडी के डायरेक्टर को किसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा, फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में, यानी के आदेशों का, यानी कि निर्मला सीतारमण के आदेशों का पालन करना होगा। अब ये कह सकते हैं कि सरकार के इनडायरेक्टली सरकार के आदेशों का ही पालन करना है इसको, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेचुटरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक संस्था है। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है जो संविधान में इसका विवरण दिया हुआ हो, बल्कि ये कानून के तहत बनाई हुई है। तो इस तरीके से इसको क्या है, बल्कि ये एक हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर में आ रही है, तो इसके सरकार का इस पर बहुत जोर रहता है। अब यही बात आ जाती है कि ऐसे तो ये चीज़ हो गई कि सरकार की शक्ति इस पे काम कर रही है, तो वो चाहें तो अपनी मर्ज़ी से सारी जानकारी रहेगी कि किसके ऊपर छापा मारने जा रही है, क्योंकि भैया अपने बॉस को बताना पड़ेगा। डायरेक्टर जो है उसके नियमानुसार होगा, और डायरेक्टर किसके कहने में चलेगा, भैया वो अपने मिनिस्टर के कहने में चलेगा। तो इस तरीके से ये सारी जानकारी सरकार को रहती है, तो सरकार जिस पे चाहे ईडी का छापा पड़वा सकती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो सरकार अपना पक्ष रखती है वो यही कहती है कि हम ईडी के कामों में दखलंदाजी नहीं करते हैं। अब लेकिन कुछ बातें आपको ऐसी लगेंगी जिससे लगेगा कि दखलंदाजी होती है और सरकार उसमें अपना हस्तक्षेप करती है। अब डायरेक्टर का अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो वो कैसे होता है, ईडी की नियुक्ति जो है कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी होती है, जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है वही करती है। लेकिन ये कमेटी का एक फॉर्मेलिटी है, वो क्या है कि एक कमेटी की सिफारिश पर करती है, जिसका अध्यक्ष जो होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, यानी कि यहाँ भी सरकार का कहना मानता है। और उसके अन्य सदस्य कौन होते हैं, फाइनेंस सचिव होता है, और गृह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का सचिव होता है, ये भी सरकार के व्यक्ति हुए, सरकार के अंडर में है। तो यानी कि जो इसको जो सिफारिश कर रही है वो भी वही है, सरकार के व्यक्ति कर रहे हैं, और जो नियुक्ति कर रही है वो कैबिनेट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें सरकार के ऊपर आ गई, डायरेक्टर को भी उसका कहना मानना चाहिए। और अभी हाल ही में एक ऐसा कुछ चीज़ें घटी थी इससे संबंधित, डायरेक्टर से संबंधित, जिसके लिए कहा जाता है कि सरकार पे पूरा वो लगता है कि सरकार अपने हिसाब से इसमें काम करती है। अब एक संजय मिश्रा जी जो इसके निदेशक हैं इस टाइम, उनके बारे में कहा जाता है कि वो 2018 में अपॉइंट किए गए थे इस पोस्ट पर, तो उसके बाद में उन्हें 2020 में रिटायर होना था। लेकिन क्या हुआ कि सरकार ने उनका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया। वो कैसे बढ़ाया गया, एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाया गया था, मतलब राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा। लेकिन उसके बाद में उनका जो कार्यकाल 2021 में पूरा हो जाता, तो सरकार ने फिर सोचा अब इनका कार्यकाल, क्योंकि वो कहा जाता है कि सरकार के चहेते हैं, काम अच्छा करते हैं, लेकिन सरकार उन पे अपना, मैं नहीं कह रहा हूँ ये जो उसमें चल रहा है चर्चाओं में, उसकी बात चल रही है। फिर 2021 में एक ऐसा एक्ट लाया गया जिसके अनुसार इनका टेन्योर जो था, जो डायरेक्टर का टेन्योर पहले 2 साल के लिए होता था, अब उसके टेन्योर को बढ़ाकर एक एक्ट ला के उनको कर दिया गया 5 साल का। तो जब 5 साल का कर दिया गया तो इसका मतलब ये है कि अपनी पसंद के व्यक्ति को, विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने अपनी पसंद के व्यक्ति को, जो उनके अनुसार काम कर रहे थे डायरेक्टर, उनको पता लग रहा है 2018 से अपॉइंट किया, उनके कार्यकाल को बढ़ाते 2023 तक, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल उनका 2023 तक जो अभी चल रहा है इस टाइम, शायद सितंबर अक्टूबर में इनका कार्यकाल कंप्लीट होगा। तो ये इसके लिए इन्होंने एक नए तरीके का अध्यादेश का भी सहारा ले लिया, एक्ट का भी सहारा ले लिया संसद में, उसका कार्यकाल टेन्योर बढ़ाने का। तो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, इससे समझ में आता है कि कहीं ये इशारे पे तो ईडी काम नहीं कर रहा है सरकार के। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको डिसाइड करना है कि कैसे काम कर रही है, सब तरीके से सरकार के अंडर में है नहीं। मेरा मानना यह है कि कार्रवाइयाँ उन्हीं पे हो रही हैं जो वास्तव में गलत हैं, लेकिन विपक्ष क्यों इसका वो करता है, क्योंकि ये विपक्षी दल के लोगों पर ही या फिर उनसे संबंधित लोगों पर ही हो रही हैं, और सरकार के से जो जुड़े हुए लोग हैं उन पे नहीं हो रही है, इसलिए विपक्ष इस पे अपनी प्रतिक्रिया देता रहता है। तो ये कहा जाता है कि उनको अपने हिसाब से चलाने के लिए विपक्ष पे ईडी का छापा बढ़ाया जाता है। बाकी क्या है क्या नहीं है हम इसमें कुछ नहीं राय दे सकते हैं, ये इसमें थोड़ा सा रोल
कोर्ट का भी हो जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। बाकी सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, हमारा उद्देश्य सरकार पे उंगली उठाना नहीं है, बल्कि संस्था सब अच्छी हैं, ईडी भी अच्छा काम कर रही है। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार के पास इससे संबंधित कितनी शक्ति है, और ईडी के डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट की भूमिका हो, चाहे इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करना हो, ये सारी चीज़ें हमें किस तरफ इशारा करती हैं ये आप ही जाने। और मेरा काम था बस इसको समझाना कि बस इतना समझ लीजिए। अगर लोग इससे कंफ्यूज होते हैं एक चीज़ से बहुत ज़्यादा कि इसे मानते किसके तरीके से, कि जब ये सब काम काले धन से संबंधित कर रही है तो कहीं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित तो नहीं है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो भी है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ही, लेकिन उसका काम है रेवेन्यू कलेक्शन का काम है, और टैक्स से रिलेटेड लॉज को इन्फोर्स करना है उसका काम। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, या बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 है, या ब्लैक मनी एक्ट 2015 है, उससे संबंधित चीज़ों को देखती है। और इसका काम है, मेन काम है इन्वेस्टिगेशन करना, वो भी इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड का। तो इन बीच के जो साधारण शब्द हैं इनको समझते रहिए और ज़्यादा टेक्निकलिटी में ना जाइए। और टेक्निकलिटी में जाने का मतलब ये है कि केवल ये चीज़ें मैंने जो नोट करी हैं ये सब उनके लिए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि कब ये इन्फोर्समेंट यूनिट बनी और कब किसके अंडर में आती है, कौन इसके डायरेक्टर हैं, क्या चीज़ें हैं। ये सब चीज़ जो लिख रखी हैं ये सब उनके मतलब की हैं कि ये एक्ट कब आए, फेमा, पीएमएलए, इनकी फुल फॉर्म और इनका बारे में मैंने बता ही दिया। तो ये सब चीज़ें जानने का काम किसका है, उनका जिनका एग्ज़ाम्स की दृष्टि से देखना है। तो वो चीज़ें मैंने नोट कर दी हैं। अब अगर आपको ये सरकार के हथियार की बात ही बता दी मैंने कि किस तरीके से सरकार के हथियार की तरह काम कर रहा है। अब सच है या गलत है ये आप डिसाइड करिए। तो मेरा जो ये लेक्चर है ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे मैं एक और संस्था को लेके आऊँगा, वो लेके आऊँगा सीबीआई। इसी तरीके से एनआईए को जानेंगे और आपको साधारण भाषा में भी समझ में आएगा, साथ साथ एग्ज़ाम की दृष्टि से भी समझ में आएगा। इसलिए अगले लेक्चर तक इंतज़ार करिए इससे संबंधित, संस्थाओं से संबंधित। फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए